नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। अचानक से बदले मौसम की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अंधेरा छा गया और लोगों को अपनी गाड़ियों के लाइट्स ऑन करके निकलना पड़ा। कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अगले 3 साल में फिर मुनाफे में लौट आएगी। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में बताया कि सरकार के राहत पैकेज और सुधारवादी नीतियों से कंपनी 2023-24 तक मुनाफा देने लगेगी। समिति के अनुसार दिसंबर में कंपनी ने परिचालन मुनाफा कमाया है, साथ ही सालाना खर्च करीब 10,000 करोड़ घटा है। 2019 में 34,400 करोड़ सालाना खर्च था, जो अब 24,687 करोड़ हो गया है। 31 जनवरी 2020 तक बीएसएनएल एमटीएनएल के 92,956 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों में जानकारियों के मन में सवाल पैदा कर दिया कि क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इस तरह कोरोना के बढ़ते मामलों से कई सवाल सामने आकर खड़े हो रहे हैं। नए कोरोना मामले के 7 दिन का औसत महामारी की पहली लहर के खत्म होने के बाद 67% तक बढ़ गया है। 11 फरवरी तक देश में कोरोना के दैनिक मामले करीब 11,000 के करीब आते थे, लेकिन बुधवार को खत्म हुए हफ्ते में कोरोना के दैनिक मामले 18,371 आए। आंकड़ों का इस तरह से बढ़ना दिखाता है कि देश में कहीं दूसरी लहर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। महिला सशक्तिकरण की एक कहानी भारत के जंगलों से निकल कर आई है। पिछले 40 वर्षों में 284 महिला भारतीय वन सेवा अधिकारी बनी है। आज देश के 3 राज्यों में वन सेवा के शीर्ष पद पर महिलाएं हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के नाम से 1864 में शुरू हुई इस सेवा को 1966 में भारतीय वन सेवा का नाम मिला और संघ लोक सेवा आयोग के जरिए अफसरों का चयन होने लगा। लेकिन सेवा में पहली महिला अधिकारी 14 वर्ष बाद यानी 1980 में चुनी गई। दरअसल उस वर्ष एक नहीं 3 महिलाओं का चयन हुआ। ये थी वीना सेकरी, मीरा अग्रवाल और CS रमालक्ष्मी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीका प्रमाण पत्रों से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। सूत्रों ने बताया कि 9 मार्च को चुनाव आयोग को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए फौरन तकनीकी कदम उठाए गए। आयोग की सलाह पर चुनावी राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में टीका प्रमाण पत्रों से पीएम की तस्वीर हटाने के कोविन ऐप की मदद ली गई है। गलत मुकदमों के कारण 20 साल तक जेल की सजा काटने वाले विष्णु तिवारी जैसे कई बेगुनाहों को मुआवजा दिया जाए और इस संबंध में केंद्र सरकार बाकायदा दिशा निर्देश बनाए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मांग वाली याचिका दायर की गई है और केंद्र सरकार को इस संबंध में निर्देश देने की अपील की गई है। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका के मुताबिक संविधान का संरक्षक और जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा का रक्षक होने के नाते कोर्ट गलत मुकदमों के पीड़ितों को मुआवजा के लिए दिशा निर्देश तय करने में अपनी पूर्ण संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के बहुत से झूठे मामले सामने आए हैं। ऐसे निर्दोष व्यक्तियों के लिए कोई भी प्रभावी वैधानिक और कानूनी तंत्र नहीं है जो उसे इंसाफ दिला सके। एक तरह से यह न्याय की हत्या है और हमारे देश के आपराधिक न्याय क्षेत्र में एक ब्लैक होल है। क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों के बीच पहली बैठक शुक्रवार यानी आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्चुअल बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। क्वाड देशों की बैठक समकालीन चुनौतियों जैसे लचीला आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 20,631 नए मरीज मिले हैं। 10,969 ठीक हो गए, जबकि 102 की मौत हो गई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले हैं। यह कुल संक्रमितों के करीब 69.4% है। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस पुणे और नागपुर में आए हैं। गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,555 की बढ़ोतरी हुई है। यह 16 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए कथित हमले के खिलाफ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। वहां उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाने हैं। गुरुवार को ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि कल यानी आज दोपहर 3 से 5 बजे तक नंदीग्राम में हुई घटना के विरोध में काले झंडे उठाएंगे और काले कपड़े से अपना मुंह ढककर मौन विरोध करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वह कुछ दिनों तक व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार करेगी। स्वीडन स्थित विडेम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। वी डेमोक्रेसी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान है। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज में भी उसे हराने के लिए तैयार है। दोनों टीम के बीच T20 की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट की तरह ही T20 में भी भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित राला मंडल सेंचुरी से निकला तेंदुआ बुधवार रात लिम्बोदी स्थित रहवासी इलाके में घुस गया। उसने हमला कर 4 से ज्यादा लोगों को घायल भी कर दिया। इनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। इसके बाद 23 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे तेंदुओं को बेहोश करके पकड़ लिया गया। हालांकि इलाके में अब भी दहशत के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई आयोजनों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित सांस्कृतिक डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत में 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी कूच के लिए निकले बापू के साथ दांडी पहुंचते पहुंचते जनता भी शामिल हो गई। 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, टिंडोरी, वांच, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। यहां से कराड़ी और दांडी की यात्रा पूरी की थी। वे लगभग 390 किलोमीटर का सफर तय कर दांडी पहुंचे थे। यह वह दौर था जब ब्रितानिया हुकूमत का चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीजों पर भी एकाधिकार था। ब्रिटिश राज में भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने होते थे। दांडी मार्च के बाद अगले कुछ महीनों में 80,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गई। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाया है। प्रियंका ने हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह कई अवार्ड्स नाइट्स में टॉक ऑफ द टाउन रही है। अब इस बार में वो कुछ अलग करने जा रही है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन ऐलान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें उनका साथ देंगे उनके पति निक जोनस। यानी 93वें एकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन की घोषणा प्रियंका और निक मिलकर करेंगे। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।